तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है एक बूढ़े व्यक्ति की पुरानी डायरी से, जिसके पन्ने एक ऐसे अतीत को समेटे हुए हैं जिसे पढ़कर आप चौंक जाएंगे। इस डायरी के पन्नों में छुपी है एक ऐसी दास्तान जो गांव में एक नए रहस्यमय अजनबी के आने से शुरू होती है। ये कौन था, कहां से आया था, किसी को नहीं पता था, लेकिन गांव वालों को या उस डायरी लिखने वाले बूढ़े को इस नए चेहरे से पहली नजर में कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ अजीब थीं। उसकी पहली छाप यकीन मानिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मानो गांव के बूढ़े अपनी ही दुनिया में मस्त थे और ये अजनबी बस एक बाहरी था जिसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये है वो रहस्यमयी नौजवान जिसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। ऐसा लगता था जैसे इसने अपनी जिंदगी में कुछ बेहद बुरा अनुभव किया हो, पर उसकी निगाहों में एक जबरदस्त जुनून साफ झलक रहा था। गांव के लोगों को उस पर भरोसा नहीं था और कहानी का हमारा बूढ़ा कथावाचक भी उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन गांव के एक दयालु बूढ़े व्यक्ति ने इस अजनबी को खुले दिल से अपनाया, भले ही सब उसे नकार देना चाहते थे। गांव में नया आया वो अजनबी इतना शांत था दोस्तों, मानो उसका अस्तित्व ही न हो, किसी की नजर में ही न आता हो। लेकिन गांव के कुछ उत्सुक लोग जिनकी हर नई चीज पर पैनी नजर रहती थी, उस अजनबी के बारे में अपनी जिज्ञासा छिपा ना पाए। वो आपस में फुसफुसाते हुए दिख रहे थे। पर सच कहूं तो हमारे कथावाचक यानी उस बूढ़े व्यक्ति को उस अजनबी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए वो बस एक और अनजान चेहरा था। एक हफ्ता बीता, फिर 10 दिन। अब बूढ़ा व्यक्ति उस नए आदमी की सच्चाई जानने लगा था। गांव के बच्चे खेल खेल में उसे देखते थे और फिर बूढ़े दादा को सब बता दिया। पता चला वह आदमी हर दिन बिना किसी को बताए तलवार का अभ्यास करता है। मुझे लगा था कि उसकी कोई कहानी होगी और अब मुझे पता चला वो क्या थी। लेकिन सच कहूं तो मुझे तब भी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। और ऐसे ही एक और महीना बीत गया। तो दोस्तों कहानी में अब भी बूढ़ा व्यक्ति ही हमें ये सब बता रहा है। वो कहता है कि ये नौजवान आज भी अपने घर के अहाते में तलवार का अभ्यास करता है। हालांकि मैंने उसे खुद कभी नहीं देखा, मैंने बस दूसरों से इसके बारे में सुना है। और इसी तरह एक और महीना गुजर गया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वो आदमी आज भी अपनी तलवार का अभ्यास कर रहा था और गांव वाले अब भी उसके बारे में गपशप कर रहे थे। लोग कहते थे कि वो बदला लेने वाला कोई शूरवीर है या कोई मशहूर भाड़े का सिपाही है, पता नहीं और क्या क्या। इस सबसे परेशान वो लड़का बस चुपचाप अपने काम में लगा रहता था। यह हमारे बूढ़े कथावाचक अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए हैं, जैसे कि ये आलू छीलना। लेकिन उनके कानों में लगातार एक ही आवाज गूंज रही है, वो शोर जो उस नए लड़के की तलवारबाजी से आ रहा है। हालांकि हमारे बूढ़े व्यक्ति को पहले तो उस नए लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने एक बात गौर की। ये लड़का 6 महीने से लगातार एक भी दिन बिना नागा किए तलवार का अभ्यास कर रहा था। अब तक बूढ़े व्यक्ति के लिए ये समझना मुश्किल हो गया था कि आखिर ये लड़का कौन है और वो इतनी लगन से क्या हासिल करना चाहता है। उसकी जिज्ञासा अब चरम पर थी। गांव में उस रहस्यमयी नौजवान के बारे में बातें तेज होती जा रही थीं और बूढ़े व्यक्ति के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। लोग उसकी तलवारबाजी के बारे में ऐसी हैरत अंगेज बातें क्यों कर रहे थे? क्या उसकी कला इतनी असाधारण थी? आखिर वो कितना तेज था और उसकी ताकत की कोई सीमा थी भी या नहीं? बूढ़े व्यक्ति ने ठान लिया था कि कल तक उसे इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन तभी कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां किसी और के मन में एक गहरा असंतोष था। ये तो बहुत ही निराशाजनक है, एक आवाज ने कहा, जो शायद आलसी राजकुमार की ही थी। तो दोस्तों हमारे बूढ़े दादाजी उस नौजवान को देखते हुए सोचते हैं कि जो लोग तलवारों के बारे में कुछ नहीं जानते उन्हें तो ये सब बहुत कमाल का लगेगा। लेकिन दादाजी को पता है, उन्होंने पहले भी ऐसी कठोर ट्रेनिंग कई बार देखी है। उनके लिए ये बिल्कुल सामान्य है, कुछ भी खास नहीं। पर तभी दादाजी के मन में एक और विचार आता है। उन्हें लगता है कि इस युवा के पास इतनी मेहनत करने की कोई बहुत गहरी और दुख भरी वजह होगी, कोई ऐसी कहानी जो किसी का भी दिल तोड़ दे। पर दादाजी जानते हैं कि केवल ऐसी मेहनत से उसकी समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। आखिरकार बूढ़ा आदमी इस सब को बेकार और दया योग्य मानता है और खुद से कहता है कि अब उसे सच में परवाह नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक गांव में एक नए परिवार के आगमन से। ये एक भाड़े का सैनिक, उसकी बेटी और उसका छोटा बेटा थे, जो शायद एक नई जिंदगी की तलाश में इस जगह आए थे। बूढ़े व्यक्ति की नजरों में उसकी बेटी किसी फरिश्ते से कम नहीं थी, जो अपनी प्यारी मुस्कान से किसी का भी दिन बना सकती थी। उसे देखकर बूढ़ा सोचता है कि कल उससे बात करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुरानी डायरी से, जहां हमारा बूढ़ा किरदार बहुत सालों बाद अपनी कलम उठाता है। उसे कलम पकड़ते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, मानो वो फिर से अतीत के पन्नों को पलट रहा हो। उसे याद आता है लेमा के साथ उसकी शादी का दिन। 2 साल की मोहब्बत के बाद वो एक साथ हुए थे। ये उनके जीवन का सबसे सुखद पल था, एक ऐसी खुशी जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों बूढ़े व्यक्ति की डायरी के पन्ने हमें उसके बीते हुए समय में ले जाते हैं, जब उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो उस एहसास को कभी भुला नहीं पाता था जो किसी रिश्ते में न होने का होता है। तो दोस्तों जैसा कि दादा अपनी डायरी में लिखते हैं, युवा तलवारबाज दिन रात बिना थके अपनी तलवार चलाता रहता था। इसे देखकर बूढ़ा व्यक्ति पहले तो सोचता था कि आखिर कोई इतने लंबे समय तक इस यातना को कैसे झेल सकता है। लेकिन उसकी इस लगन को देखकर बूढ़ा भी हैरान रह गया और उसने खुद से कहा कि अब से वो रोज इस लड़के को देखने आएगा।
और यकीन मानिए दोस्तों, यह 1-2 दिन की बात नहीं थी। इस युवा ने पूरे 5 साल 1 महीना और 12 दिन तक सिर्फ अपनी तलवार के साथ रियाज किया था। सोचिए कितनी जबरदस्त लगन रही होगी। तो दोस्तों, कहानी में हमने देखा कि वो युवा बिना किसी लक्ष्य के बस तलवार से ही अपनी दोस्ती निभा रहा था। उसके शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था मानो हर बूंद उसके समर्पण की कहानी कह रही हो। लेकिन ये सिर्फ 1 दिन की बात नहीं थी, 5 साल 4 महीने और 15 दिन। इतने समय तक वो युवा बस एक ही चीज करता रहा, तलवारबाजी। क्या आपने इतना समर्पण कभी देखा है? रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, उस युवा ने अपनी तलवार को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। 6 साल से भी ज्यादा समय तक उसका सिर्फ एक ही काम था, अपनी तलवार से बातें करना। कौन है ये रहस्यमयी युवा और वो किसके लिए इतनी तपस्या कर रहा है? तो दोस्तों, हमारी कहानी जारी है उसी बूढ़े आदमी की डायरी से। वो लिखता है कि 6 साल 9 महीने और पूरे 3 दिन बीत चुके थे। सोचिए, भयंकर बर्फबारी हो रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो अजनबी जवान आदमी अभी भी बाहर बर्फ में अपनी तलवार का अभ्यास कर रहा था। उसकी लगन देखकर बूढ़ा आदमी हैरान था। लेकिन बूढ़े आदमी की अपनी जिंदगी भी तो आगे बढ़ रही थी। उसी डायरी में दर्ज है कि लेमा और उसकी जिंदगी में एक नन्ही सी परी लोला ने जन्म लिया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, सब लोग जश्न मना रहे थे और हर कोई इस नन्हे मेहमान का स्वागत कर रहा था। दोस्तों, उस बूढ़े दादाजी की डायरी के पन्ने पलटते हुए हमें पता चलता है कि उस रहस्यमयी युवक का प्रशिक्षण अभी भी जारी है। 7 साल 10 महीने और 27 दिन। जी हाँ, इतने सालों से वो बिना रुके तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। चाहे दिन हो या रात, चाहे कोई भी मौसम, उसकी लगन वैसी की वैसी ही थी। तारे भी उसके अथक प्रयास के गवाह थे, जो उसके लक्ष्य की ओर इशारा कर रहे थे। और अब जैसे इतने सालों की मेहनत अपने चरम पर पहुंच गई हो, एक अज्ञात ऊर्जा का विस्फोट होने वाला था। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदलने वाला था। और अब देखिए दोस्तों, वो युवा जिसने खुद को अपनी पहचान से परे धकेल दिया था। 7 साल 10 महीने और 27 दिन। हर एक पल, चाहे दिन हो या रात, चाहे कैसी भी आपदा आए, उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। और दोस्तों, कहानी में अब आता है एक बड़ा लीप। देखते ही देखते 15 साल बीत चुके हैं और ये हैं उस बूढ़े आदमी की डायरी के पन्ने जिनसे हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। उसने इन पन्नों में उस रहस्यमय युवा की हर एक कड़ी, मेहनत, हर एक पल को दर्ज किया था, जिसने अपनी तलवारबाजी को अपनी जिंदगी बना लिया था। यह बूढ़ा आदमी सोच में डूबा हुआ है। उसे ठीक से याद नहीं कि उसने आज उस युवा को अभ्यास करते देखा या नहीं, लेकिन उसके मन में जरा भी संदेह नहीं था। उसे पता है कि वो आज भी वहीं अपनी तलवार के साथ अपनी पूरी लगन से अभ्यास कर रहा होगा, क्योंकि उस युवा का अभ्यास करना सुबह सूरज के उगने और रात में चांद के निकलने जितना ही अटल है। ये समर्पण ही तो है जो उसे साधारण से असाधारण बनाता है, वह नींव जो भविष्य में उसकी अविश्वसनीय शक्ति को जगाएगी। समय बीतता गया और उस युवा का तलवार का अभ्यास करना मानो एक आदत ही बन गया था। ये बूढ़े व्यक्ति की डायरी के पन्नों में दर्ज था, जो इतने सालों से उसकी इस लगन को देखता आ रहा था। लेकिन क्या बूढ़ा व्यक्ति भी थक गया था? उसके मन में विचार आया, मुझे लगता है कि मुझे ऐसी बेकार की चीजें करना बंद कर देना चाहिए। यह उसकी अपनी लंबी अवलोकन की आदत के प्रति एक क्षणिक निराशा थी। तभी उसकी इस गहरी सोच को एक आवाज ने तोड़ दिया, दादाजी। ये उसके पोते की पुकार थी, जिसने उसे वापस वर्तमान में खींच लिया। तो दोस्तों, हमारे बूढ़े दादाजी जो अब तक अपनी गहरी सोच में डूबे थे, अचानक एक जोरदार आवाज से चौंक उठते हैं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके प्यारे पोते की है, जो उन्हें जोर से पुकार रहा है। अपनी नींद से जागते ही दादाजी अपने प्यारे पोते को देखते हैं, जो उन्हें प्यार से नींद्रू कहकर जगा रहा है। दादाजी भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, रे मेरे पोते। हमारे बूढ़े दादाजी जो अभी भी 15 सालों के उस रहस्यमय प्रशिक्षण के विचारों में खोए हुए थे, उन्हें उनकी पत्नी या बहुले माँ प्यार से डांटते हुए कहती हैं, योनसेओक दादाजी को परेशान करना बंद करो। और फिर वही लेमा योनसेओक से कहती है कि अब उसे बाहर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जिससे घर में एक खुशनुमा और घरेलू माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हमारे बूढ़े दादा अभी भी अपने गहरे ख्यालों में डूबे हुए हाउस रहस्यमय तलवारबाज के बारे में सोचते हुए, जिसने उन्हें 15 साल से मोहित कर रखा है। तभी अचानक उनके छोटे पोते योनसेओक की ऊर्जा से भरी आवाज उनके कानों में पड़ती है। दादा हल्के से उठते हुए अपनी पोती लोला का नाम पुकारते हैं, क्योंकि योनसेओक खुशी खुशी पूछता है, आप जाग गए? दादाजी भी तुरंत पूछते हैं, अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? उनकी पोती लोला जवाब देती है कि वे गांव के बाजार जा रहे हैं और बड़े प्यार से दादाजी को अपने साथ चलने के लिए पूछती है। लेकिन दादाजी धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए प्यार से मना कर देते हैं। उनका मन शायद अभी भी उन गहरी सोच में उलझा हुआ है, जहां वो उस अनजान योद्धा के अद्भुत कौशल पर विचार कर रहे हैं। दादा अभी भी उन गहरे विचारों में खोए हुए हैं। बाहर आंगन में उनकी पोती और पोता दिखाई दे रहे थे, अपनी दुनिया में मस्त। तभी पोते योनसेओक की आवाज आती है, दादा चलो गाँव में घूम कर आते हैं। दादा अपनी गहरी सोच से बाहर आते हुए धीरे से मना कर देते हैं। दादा की निगाहें बाहर खुले आकाश पर टिक जाती हैं। हवा की सरसराहट और पंछियों की चहचहाहट में उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वो गहरी सांस लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, क्या शानदार मौसम है। एक पल के लिए सारे विचार शांत हो जाते हैं।
दादाजी, जिन्हें पूरा गांव प्रेसिडेंट कहकर बुलाता था, आज भी अपनी सुबह की सैर पर निकले थे। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त उन्हें देखते ही सम्मान से झुक जाते और उनका हाल पूछते। दादाजी भी सबसे गर्मजोशी से मिलते, उनका सुख दुख पूछते। ये गांव की शांत और सामान्य जिंदगी थी जहां हर दिन ऐसे ही गुजरता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न समय किसी के लिए नहीं रुकता, और समय की इसी धारा में बहते हुए कहानी भी धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। वो गांव की वही पुरानी पगडंडी थी जहां दादाजी कई सालों से चल रहे थे, लेकिन अब हर बीतते पल के साथ कुछ बड़ा बदलने वाला था। गांव की सूरत तो बहुत बदल गई है दोस्तों, उस रहस्यमयी तलवारबाज के आने के बाद हर जगह एक नयापन सा आ गया है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे इन्हीं बदले हुए रास्तों से गुजर रहा था, हर कदम के साथ बीते हुए सालों को याद करता हुआ। उसकी आंखों में कोई गहरी सोच थी, जैसे वो किसी ऐसी बात पर विचार कर रहा हो जिसने उसके दिल को गहराई से छू लिया हो। लेकिन दोस्तों, एक जगह ऐसी थी जो इन सारे बदलावों से अछूती रही, एक रहस्यमयी जगह जहां प्रकृति की अपनी धुन बजती थी और समय मानो थम सा गया था। तो दोस्तों, कहानी में अब हम आ पहुंचे हैं एक शांत से गांव में जहां दादाजी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। वो चल रहे थे और उनके सामने था एक पुराना भूला हुआ रास्ता जो एक अजीब से जंगली दरवाजे की ओर जाता था। ये दरवाजा जैसे वक्त का साक्षी था। इस पर उगी बेलें और जंग लगे ताले बता रहे थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। दादाजी इसे देखते हैं और उनके मन में एक गहरा सवाल गूंजता है, क्या वाकई 37 साल बीत गए? ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, उन सभी यादों का दरवाजा था जहां उस रहस्यमय तलवारबाज ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिताया था। उनके चेहरे पर चिंतन की एक गहरी लकीर थी। उन्हें समझ आ रहा था कि इस गांव में भले ही सब कुछ बदल गया हो, लेकिन कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, ठीक इस पुराने दरवाजे की तरह। तो दोस्तों, जहां एक तरफ गांव का वो बूढ़ा अपनी डायरी में युवा तलवारबाज की कड़ी मेहनत लिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ कहानी एक भव्य और रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाती है, पेरिया एस्टेट। ये वही जगह है जहां हमारा आलसी राजकुमार अपनी गहरी नींद से जागने वाला है और उसकी छिपी हुई शक्ति का रहस्य खुलने वाला है। तो दोस्तों, हमारी कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। हील साम्राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित पेरिया नाम के इस शानदार राज्य में जहां की पहचान सिर्फ उसकी भव्यता नहीं बल्कि रईसजादों के प्रशिक्षण स्थल के रूप में भी है। लेकिन रुकिए, पेरिया की असली पहचान कुछ और ही है। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी सच्चाई जो इस शहर की दीवारों के पीछे सालों से छुपी हुई है और जो इसे अपने नाम से भी ज्यादा मशहूर बनाती है। तो दोस्तों, पेरिया एस्टेट में गपशप का बाजार गर्म है। एक गार्ड बड़े इतराते हुए अपने साथी को बता रहा है कि ये पेरिया बैरन के छात्र हैं, कोई मामूली नहीं। जब उसका साथी पूछता है छात्र, तो वो आत्मविश्वास से जवाब देता है, बेशक, खासकर चस्कील। वो अभी सिर्फ 11 साल की है, लेकिन उसे पहले ही शाही उपाधि मिल चुकी है। ये सुनकर गार्ड्स की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या उसे सीधे शाही परिवार ने नियुक्त किया है? वो आपस में फुसफुसाते हैं कि इस छोटी सी उम्र में ऐसा सम्मान कैसे मिल सकता है। पेरिया एस्टेट में कुछ पहरेदार फुसफुसाते हुए एक नई खबर पर चर्चा कर रहे थे। एक पहरेदार ने कहा कि एक जादूगरनी कितनी खास और दुर्लभ होती है, वो तो साधारण जादूगरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। लेकिन तभी दूसरा पहरेदार थोड़ा झल्लाकर पूछता है कि अगर कोई जादूगरनी जागृत हो भी गई तो उससे क्या बदल जाएगा? आखिर पहले जन्मे का दर्जा तो वही रहेगा ना। उसकी बात सुनकर बाकी पहरेदार भी थोड़ा सोचने लगते हैं। क्या एक जादूगरनी की शक्ति वाकई इस एस्टेट के पुराने नियमों को बदल पाएगी? ये सवाल उनके दिमाग में गूंज रहा था। देखो दोस्तों, पेरिया एस्टेट के गार्ड्स फिर से अपनी गपशप में लगे हुए हैं। एक अनुभवी गार्ड जो अपने काम में पक्का है, ये एक दूसरे थोड़े लापरवाह से गार्ड को डांट रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये गार्ड एक नए रंगरूट के सामने ऐसी बातें बता रहा है जो शायद उसे नहीं बतानी चाहिए। लेकिन वो दूसरा गार्ड भी कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि ये लड़का बाहर से आया है तो इसे सारी जरूरी बातें पता होनी चाहिए। इतनी डांट खाने के बाद भी वो बाज नहीं आता और फिर भी हंसता हुआ अपनी बात जारी रखता है। इस सब के बीच नया रंगरूट चुपचाप सब सुन रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे ये सब पहले से ही पता है, लेकिन इस समय बस सहमत होना ही सबसे अच्छा रहेगा। गपशप का सिलसिला यही नहीं थमता। वो गार्ड आगे कहता है कि भले ही राजकुमारी किरण का नाम कितना ही मशहूर क्यों ना हो, लेकिन असल में फेरिस की शोहरत उनसे कहीं ज्यादा है। ये सुनकर अनुभवी गार्ड का पारा और चढ़ जाता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो जोर से पूछता है, तुम अपनी जबान पर काबू क्यों नहीं रखते? पर बेचारे मासूम रंगरूट को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो अनुभवी गार्ड की तरफ देखकर पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मानो उसे पता ही न हो कि इस बातचीत में क्या गलत था। महल में अभी भी फुसफुसाहटें जारी थीं। पहरेदार बात कर रहे थे एक ऐसे राजकुमार की जिसकी हकीकत किसी को नहीं पता थी। उसे लोग स्लोथ कन्फ्यूशियस बुलाते थे, लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी उससे भी ज्यादा गहरी थी जितनी कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था।
वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था, इतना असहाय कि कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी सदमे में वो हर दिन बस अपने कमरे में पड़ा रहता, हमेशा सोता रहता। यही वजह थी कि उसे ये आलसी वाला उपनाम मिला। तो दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि पेरिया एस्टेट के पहरेदार आलसी राजकुमार के बारे में फुसफुसा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आलसी क्यों था? असल में उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को मरते देखा था। उस दर्दनाक घटना के बाद वह इतना सोता था कि उसका आलसी कन्फ्यूशियस नाम पड़ गया था। और आज भी ये पहरेदार उसी बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। लेकिन तभी उनमें से एक अनुभवी गार्ड, जो शायद अब तक की सारी हरकतों से वाकिफ नहीं था, वो हैरानी से अपने साथी से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? और उसकी बात सुनकर दूसरे गार्ड का तो मानो कलेजा ही मुंह को आ जाता है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही है। आखिर ऐसा क्या है जो उसने देखा है? और तभी अचानक उस गार्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि उनके सामने थी दूसरी पत्नी एमिलिया और राजकुमारियों में सबसे ताकतवर राजकुमारी किरिन फरेरिया। उनका आना इतना अचानक था कि गार्ड की बोलती ही बंद हो गई थी। राजकुमारी किरिन अपनी तेज और पैनी नजरों से गार्ड की ओर देखती है और उससे सीधा सवाल करती है कि उन्हें किसने सिखाया काम करते समय बातें बनाना। गार्ड फौरन घबराकर माफी मांगने लगते हैं, सिर झुकाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन किरिन कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने पूछा, तुम्हें किस बात का अफसोस है? गार्ड तुरंत वादा करते हैं कि वे फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। किरिन के तीखे सवालों ने गार्डों को इस कदर डरा दिया था कि वे बस थर थर कांप रहे थे। किरिन ने पूछा, यह फिर नहीं होगा है ना? और हम इससे निपट चुके हैं। गार्डों के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ हकलाते हुए कह पाया, वो। लेकिन तभी दूसरी पत्नी एमिलिया बीच में आती हैं और किरिन को रोकते हुए कहती हैं, बस बहुत हुआ किरिन। किरिन अभी भी गुस्से में अपनी माँ की बात काटने की कोशिश करती है। माँ, पर वो लोग। राजकुमारी किरिन के तीखे तेवरों के बाद दूसरी पत्नी एमिलिया के चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है। उनकी आंखों में ये संतुष्टि साफ झलक रही थी कि उनका संदेश उन सभी तक पहुंच चुका था और अब उन पहरेदारों को अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा। इधर पहरेदार तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हैं और एमिलिया बड़ी मासूमियत से कहती हैं कि उन्हें नहीं पता वे किस बारे में बात कर रहे थे, पर अब काम पर ध्यान देने का समय है। इस बात से माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है और पहरेदार फौरन अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। वहीं किरिन अभी भी थोड़े गुस्से में लग रही थी। दोस्तों, महल के पहरेदारों की गपशप सुनकर एमिलिया और राजकुमारी किरिन उनकी तरफ आ रही हैं। गार्ड्स के मन में डर साफ दिख रहा है, जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। जैसे ही उन्होंने किरिन को देखा, सारे पहरेदार तुरंत खामोश हो गए। उनकी बड़बोली बातें अचानक बंद हो गईं और अब उनकी जगह ले ली थी गहरी घबराहट ने। और देखते ही देखते उनका डर इतना बढ़ गया कि एक गार्ड तो डर के मारे ही पिघलने लगा, जैसे कोई जेली हो। ये किरिन की तीखी नजर का खौफ था, जो जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती। तो दोस्तों, पेरिया एस्टेट में अब भी गपशप का बाजार गर्म है। पहरेदार फुसफुसाते हुए कह रहे हैं, राजकुमारी किरिन का तो जवाब नहीं और मिस एमिलिया भी कम डरावनी नहीं। उन्हें लगता है कि भले ही राज्य पर खतरा मंडरा रहा हो, पर कम से कम वो अभी भी सुरक्षित हाथों में है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सी अनिश्चितता छाई हुई है। लेकिन फिर एक और नाम सामने आता है जिसकी बात सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। पहरेदार फुसफुसाते हैं, कॉन्फ्यूशियस तो उन दोनों से बिल्कुल अलग हैं। और ठीक उसी पल एक रहस्यमय ऊर्जा खिड़की से होते हुए महल में भर जाती है, मानो कोई बहुत बड़ी शक्ति जागृत हो रही हो। और उसी ऊर्जा के बीच हमारा राजकुमार, जो अभी तक अपनी आरामदायक नींद में था, अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। उसका शरीर अनियंत्रित ऊर्जा से भर गया है और वो इस अजीब से अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी छिपी हुई शक्ति का जागरण है जो अब उसे काबू से बाहर कर रही है। तो दोस्तों, जिस आलसी राजकुमार की हम बात कर रहे थे, वो अचानक अपनी नींद से ऐसे जागा जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। उसके शरीर में एक अजीब सी अनियंत्रित ऊर्जा भर गई थी जो उसे बुरी तरह परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसका अपना शरीर ही उसके काबू से बाहर जा रहा था। वो बस एक ही बात सोच पा रहा था, ये बहुत अजीब है। राजकुमार दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली थीं। उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ये उस पर हावी हो रही अनियंत्रित ऊर्जा का पहला संकेत था। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया, माथा पकड़े हुए था। आमतौर पर इस समय तो वो गहरी नींद में होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसे आराम करने ही नहीं दे रहा। उसकी यह हाल सी राजकुमार वाली छवि अब बिखरने वाली थी। राजकुमार अपनी नींद से तो जाग गया था, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। एक अजीब सा सपना जिसने उसे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था और अब उसे अजीब महसूस हो रहा था। उसे अचानक याद आने लगा था कि जब वो थक जाता था तो उसके मुंह का स्वाद कैसा हो जाता था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसे अपनी मांसपेशियों का दर्द भी साफ साफ याद आ रहा था, जैसे वो सब अभी अभी हुआ हो। राजकुमार की नींद खुली तो उसने पाया कि उसके पैर अनियंत्रित रूप से हिल रहे थे। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ रही थी, जैसे नस नस फड़फड़ा रही हो।
उसके हाथ भी खुद ब खुद थिरक रहे थे। हर उंगली, हर पोर में एक जबरदस्त खुजली और बेचैनी थी जो उसे आराम नहीं करने दे रही थी। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका पूरा शरीर रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया था और वो अब एक पल भी स्थिर नहीं रह सकता था। राजकुमार की ये हालत पिछले एक हफ्ते से थी और इस बेचैनी की आवाजें महल में सबको सुनाई दे रही थी। एक चिंतित नौकर दरवाजे पर आकर पूछने लगा, श्रीमान, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? राजकुमार जागने के बाद से ही अजीब महसूस कर रहा था। उसका शरीर अनियंत्रित ऊर्जा से भरा था। अब जब नौकर उसके सामने खड़ा था तो वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके शब्द गले में अटक रहे थे। उसके चेहरे पर साफ घबराहट और उलझन दिख रही थी। ये वो पल था जब उसे अपने सालों पुराने राज को उजागर करना था और वो जानता था कि ये कितना मुश्किल होने वाला है। वहीं नौकर, जिसे राजकुमार के अचानक हुए इस बदलाव का कोई अंदाजा नहीं था, उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर माजरा क्या है? और तभी राजकुमार ने हकलाते हुए एक शब्द कहा जिसने पूरे हॉल में सन्नाटा बिखेर दिया, तलवार। ये शब्द उसके गुप्त प्रशिक्षण का पहला संकेत था, एक ऐसी शक्ति का जो अब नियंत्रित नहीं की जा सकती थी। अपनी अंदरूनी बेचैनी को शब्दों में बयां करने की कोशिश करते हुए राजकुमार हकलाता है, मैं इसे चलाना चाहता हूँ। मानो वो किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हो जिसे बरसों से थामे रखने का अभ्यास कर रहा था। राजकुमार के लड़खड़ाते शब्दों को सुनकर नौकर ठगा सा रह जाता है। उसके चेहरे पर सवालिया निशान है, मानो वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। और तभी जैसे ही राजकुमार के अधूरे शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, नौकर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या उसने ठीक सुना? क्या उसका आलसी राजकुमार तलवार चलाने की बात कर रहा था? ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।